आपको दावत दे रहे हैं कि आए मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को इस मुआशी मुश्किल से निकालें। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे, इनके हक में बात कर रहे हैं तो भी नाराज हो रहे हैं। इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस। एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं, इतना भी हौसला नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk? जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया उस वज़ीर-ए-आज़म की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। इनको अपनी बीवी और अपनी बच्ची भी मैंने नहीं समझते। अब अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक मफाहमत मुमकिन भी है या नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन को मिसाक मफाहमत की पेशकश के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने आज अहम फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकेंगी। ये मखसूस सीटें अब असेंबली में मौजूद बाकी सियासी जमातों को दी जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जब नई हुकूमत अभी वजूद में आई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए जाने वाले फैसले की टाइमिंग काफी अहम है। मुखालफीन तो दूर, अपनों को भी इस बात का यकीन नहीं कि हुकूमत की गाड़ी आगे चल भी पाएगी या नहीं। जिस क्राइसिस में मुल्क है, इस क्राइसिस से निकलने का वाहिद रास्ता ये था, PMLN पे भरोसा किया जाता और उसे सिंपल मेजोरिटी दी जाती, उस हुकूमत को मियां नवाज शरीफ जो है वो लीड करते, तो अगले 2 साल में यकीन था कि पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाता। PMLN जो गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, ये चांस है, ये कामयाब भी हो सकता है और ये नाकाम भी हो सकता है। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने। 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को की गई मिसाक मफाहमत की पेशकश का मुंह चढ़ा रहा है। माजी में भी इस कौम के साथ मिसाक के नाम पर काफी मजाक हो चुका है। 2006 के मिसाक जमहूरियत का सफा तो उस वक्त ही फट गया था जब सिर्फ 2 साल बाद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग हो गई थी। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में गवर्नर राज लगाकर अपना बदला ले लिया। जमहूरी अखाड़े में तीसरा पहलवान उतरा तो दोनों बड़ी पार्टियों को मिसाक जमहूरियत का भूला हुआ सबक फिर याद आ गया। 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन ने मिसाक मईशत की बात की तो तहरीक इंसाफ ने इसे मिसाक मईशत के बजाय NRO करार दिया। तहरीक अदम एतमाद के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मफाहमत हुई तो वो भी सिर्फ इतना अरसा कायम रही जितना अरसा हुकूमत चली। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत लेने और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रही थी। 8 फरवरी की रात शेर को मालूम हो चुका था कि इस्लामाबाद में खड़े होने के लिए तीर के सहारे की जरूरत पड़ेगी। फिर नजरिया जरूरत के ऐन मुताबिक शेर और तीर हुकूमती रिश्ते में बन गए। नाज़रीन, अब हालात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिसाक मफाहमत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें आपस में बांट लेगा तो ये सवाल पैदा होगा कि ये कैसी मफाहमत है और कहाँ की मफाहमत है। जब एक नामुकम्मल ऐवान में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात करा लिए जाएंगे तो तहरीक इंसाफ वाले यही करेंगे कि ये कैसी मफाहमत है और कहाँ की मफाहमत है। अगर अपोजिशन पार्लियामेंट में एहतजाज करती रहे कि जीतने वाले फॉर्म 45 वाले नहीं बल्कि 47 वाले हैं, यह नारा लगता रहे तो फिर कैसी मफाहमत और कहां की मफाहमत। एक जानिब हुकूमती अरकान घड़ियां लहराते रहे जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हुकूमती अरकान को ब्रश और पॉलिश दिखाते रहे। क्या इन हालात में मेरा यह पूछना नहीं बनता कि कैसी मफाहमत और कहां की मफाहमत। हुकूमती अरकान की तकारीर को सरकारी टीवी की तरफ से नशर किया जाए और अपोजिशन अरकान को सरकारी टीवी सेंसर कर दे तो हुकूमत से यह पूछना बनता है कि कैसी मफाहमत और कहां की मफाहमत। मुल्क का 3 दफा रहने वाला वजीर आजम जब ऐवान में आए और उसके हामी नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और वहीं अपोजिशन नारे लगाए कि देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। इस सूरत हाल में कैसी मफाहमत और कहां की मफाहमत। महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सदारती उम्मीदवार बनाए तो उनके घर पर छापा मार दिया जाए। ऐसे वाकयात के बाद सवाल तो उठता है कि कैसी मफाहमत और कहां की मफाहमत। आज वजीर आजम की हलबरदारी की तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का विफाक के साथ ये रवैया होगा तो फिर सभी पूछेंगे कि कैसी मफाहमत,
और कहां की मफाहमत। ये मफाहमत हो सकेगी या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन क्या आमने सामने ही रहेंगे या एक टेबल पे इकट्ठे भी बैठेंगे, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मिसाके मफाहमत की बात हो रही थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मखसूस नशिस्तें उनके हाथ में ना रहें तो फिर मफाहमत आखिर किस तरह होगी, मजीद इस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आजमा बुखारी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ साहब, मैं सबसे पहले जरा आपसे आपकी न्यूट्रल और लीगल राय लेना चाहूंगा। वो ये है कि ये जो खवातीन और मखसूस नशिस्तें अखिलती और खवातीन नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया, आई होप कि आपने फैसला अब तक पढ़ लिया होगा, यही होना चाहिए था। आपके क्या एनालिसिस है सबसे पहले इस फैसले पर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो मैं सिर्फ थोड़ा सा इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि जो हाइपर टेक्निकलिटी के ऊपर जाकर फैसले दिए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे पैनामा का केस था, उसके बाद और चंद केसेस ऐसे आए, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेने का केस था उसका फैसला आया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है, तकनीकी बुनियादों पर तो शायद ये कानून के मुताबिक फैसले दुरुस्त हों, लेकिन जब आप इतनी हाइपर टेक्निकलिटीज के अंदर जाते हैं तो कई दफा जो पर्पस है या वो डिफीट हो जाता है। यहाँ पर एक जो इशू मुझे नजर आया बल्ले का निशान जब तहरीक इंसाफ से लिया गया, उसके अंदर भी कि बहुत सारी चीजों को जहां पर अदालत ने रास्ता निकालना हो वहां अदालत भी निकाल देती है, और ये प्रैक्टिस कई दफा अडॉप्ट भी की जाती है। लीनियंट व्यू दिया जाता है किसी चीज की स्पिरिट को डिफीट ना हो, इस चीज को जहन में रख के। इसी तरह ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। देखिए, अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए, जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने के टिकट के ऊपर या निशान पर कोई भी मेंबर एमएनए नहीं बना या एमपीए नहीं बना। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर लेकिन बाद में लोगों की शमूलियत हुई। अब अगर देखा जाए और अगर इसका लीनियंट व्यू लिया जाए तो फिर तो ये बनता है कि ठीक है जी, जमात के उस वक्त जब इलेक्शन हुआ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में लोग उसमें शामिल हो गए। दूसरी बात यह कि क्या वक्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा कराई? द आंसर इज नो। वो फैसले के अंदर भी लिखा है कि उन्होंने वक्त पर जो लिस्ट जमा करानी थी या नाम देने थे वो नहीं दिए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खवातीन की नशिस्तों के हवाले से जवाब दिया वो दुरुस्त जवाब था, क्योंकि उनकी इवन हामिद रजा साहब पीटीआई के वोटों से इलेक्ट हुए हैं एमएनए, तो वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बट इशू ये है कि जब हम इस तरह की बुनियादों पर फैसले दिए जाते हैं तो जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिफीट होता है, और ये एक ऐसी मिसाल बन जाती है जिसको बहसियत कानूनदान तो मैं कहूंगा कि हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, और अगर कोई चीज कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो जितनी मर्जी हाइपर टेक्निकलिटी में चले जाएं आप उसे ठीक कर दें। बट समहाउ जो अंदर से एक कमजोर जमहूरियत पसंद मेरे अंदर मौजूद है, शायद वो ये कहेगा कि नहीं यार, इतनी भी कोई बात नहीं है, जिसकी सीटें हैं, कोटा जिसका बनता है, जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं उनको मिलना चाहिए। मुनीब साहब, इस तरह तो फिर ये जमहूरी धड़कन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर तो फिर इमरान खान साहब के भी तमाम जो फैसले हुए वो भी खत्म कर देने चाहिए कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर तो उसको भी खत्म कर दें। देखिए, बात यह है कि जब इमरान पार्टी सदारत से या पार्टी के चेयरमैनशिप रखने से इमरान खान साहब की और सारों की कोशिशों के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब से लिया गया तो मैं उसको भी एक अनफॉर्चुनेट फैसला समझता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद इमरान खान साहब खुद उस कुल्हाड़े के नीचे आए और उनके साथ भी यही कुछ हुआ। जब मियां नवाज शरीफ की नाअहली 62 F के तहत हुई और जो अदालतों का हाथ सीधा हुआ, और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब हुए और एक बैलेंसिंग एक्ट हमें देखने को मिला, तो मैंने उसको भी कहा कि ये बड़ा मायूस कुन फैसला है। तो मैं तो अब भी, मेरा तो ओपिनियन उसके ऊपर यही है। हाँ, कानूनी तौर पर आप मुझसे बहस कर लें, मैं आपको बता देता हूँ कि फैसला इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त किया है जी। आजमा बुखारी साहब, ये आपने मुनीब साहब की भी बात सुनी, एक कानूनदान भी हैं। जमहूरियत के लिए कोई नेक शुगुन नहीं था ये, और एक जगह वजीर आजम मिसाक मफाहमत की बात करते हैं, लेकिन इस किस्म के जब एक्ट्स होंगे तो फिर ऑपोजिशन के साथ आप लोगों का ब्रिज तो कोई नहीं बन पाएगा फिर। शुक्रिया मंसूर। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें वज़ीर आज़म का क्या लेना देना है। अगर ये मैं पहले तो मुनीब की इस बात से अग्री नहीं करती, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
कि जो है वो लीनियंट व्यू लेने चाहिए और बिल्कुल कानून, और मुझे ये बताइए इलेक्शन कमीशन जो है उसको कानून के मुताबिक जो है फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछती रह गई कि खुदा का वास्ता है कोई एक चीज बता दें कि हम आपके बल्ले का निशान आपको वापस दे सके, कोई एक चीज बता दें जो आपने इलेक्शन कराने के लिए की हो। अब ये गलतियों पे गलतियां करते जाएं, ये हर कानून को जूती की नोक पे रखे और उसके बाद जो है वो कहा ये जाए कि कोई बात नहीं, लाडले हैं, इनको पहले भी हमेशा लाडलाइज्म इनको जो है वो मिलता रहा, अब भी इनको मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। अब अगर जो मैंने आपको पिछली दफा भी, अगर आपको याद हो, जब आपकी मेरी बात हो रही थी इसी लेटर पे, जब हमारी बात हुई, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बाकायदा लाइन है जिसमें मैंने कहा कि जिन्होंने एडमिशन किया है उन्होंने बाकायदा इतराफ किया है कि हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हाँ, ये लिखा है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कानून की नजर में कि हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं तो मुझे बताइए उनको सीटें कैसे दी जा सकती हैं? या तो वो ये लाइन लिखते ना वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो अपनी जो है वो औरतों की, वो भी खैर वायलेशन थी कि आपने 5% औरतों को जो है वो टिकट नहीं दिया, और फिर ये है कि ये वक्त के ऊपर इन्होंने लिस्टें भी जमा नहीं कराई। तो अब कहां इनको कौन कौन लिवरेज दे, या फिर पूरा मुल्क जो है पूरा कानून बदल दें और कहें कि जी जो ये करते जाएं, जो ये जो है वो अपने पागलपन में, अपनी लाइलमी में, या पाकिस्तान के कानून को मजाक समझते हुए जो एक्ट ये करेंगे उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया जाए बिकॉज ये इमरान खान और उनकी पार्टी कर रही है। ऐसे होता नहीं है। पंचोता साहब, गलती हो गई आपसे। वो लेटर आपको ले बैठा जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन वो हामिद साहब ने जो है वो लिखा हुआ था कि जनाब हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। सर, ये तो गलतियां फिर आपकी शो हो रही है ना, आपको नहीं करनी चाहिए थी ये गलतियां। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है मंसूर भाई। देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा प्रोग्राम में आपके आता हूँ और बताता रहा हूँ कि हमने पहले भी जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया था वो ठीक था, दूसरा भी ठीक था, बल्ले का निशान लिया गया। आपने किसी को जूती दिया, किसी को के दिया, किसी को प्याला दिया, किसी को नलका दिया, किसी को कुछ दिया। उसके बावजूद कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी तरीके से इस पाकिस्तान से उसको मिटा दिया जाए, इमरान खान का नाम मिटा दिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर बैन है, तकरीर हो, तस्वीर हो या कोई भी चीज हो। इसी तरह पूरे इलेक्शन के अंदर कोशिश की गई कि सफाई हस्ती से नाम मिटाया जाए, लेकिन आपने देखा कि पूरे मुल्क ने वोट दिया और जो निशानात थे सारे उनके निशानात के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ मेजोरिटी में आई। अब फॉर्म 45 में हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 में हरा दिया गया। नेक्स्ट बात ये लेकर आ जाएं कि जिस दिन हमने टिकट्स जमा करवाने थे उस से एक दिन पहले फैसला आता है और ये कहा जाता है जनाब के आपसे जो है बल्ले का निशान लिया जाता है। उस वक्त हमें जो है वो टिकट्स जो हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, फिर वो वापस लेने पड़ते हैं, आजाद उम्मीदवार हो गए। और ये सारी सूरत हाल इस तरह से गैर यकीनी रखी गई थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हटाया जाए। आप पहले दिन से ले लें, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाइयां की, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गैर कानूनी तरीके से, और सारे फैसले लें जहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या मिसाल दें जहां पर हम दरखास्त लेकर जाते हैं और वो कहें कि हम जानते नहीं भाई, मुझे नईम साहब मुझे एक बात बताइए। आप सीधा नईम साहब आज फैसला दिया गया। सर सुन लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात मानते हैं कि हामिद रजा साहब ने जो है वो लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा जी हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, ये हकीकत है या नहीं है? ये फैक्चुअली ठीक है ना? देखिए, वो जो लिस्ट की बात हो रही है ना वो 206 के मुताबिक हो रही थी और उसमें ये पूछा गया था कि आपकी जो जनरल जो आपने टिकट्स दिए हैं खवातीन के हवाले से, वो रिजर्व सीटों के हवाले से बात नहीं थी। और उन्होंने ये कहा था क्योंकि हमारा कोई उम्मीदवार जो है वो हमारी पार्टी से खड़ा नहीं हो रहा, और यही सूरत हाल रही। लेकिन आप ये देखें कि सीटें हमारी हैं और वहां पर PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, ये सारी जमातें पहुंच गई हैं वहां पर सीटें हमारी लेने के लिए। और आज आप देख लें कि फैसला किस तरह से आया कि हक हमारा है और हमसे हमारा हक छीन के किसी और को सीटें जो हैं वो देने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की बायसनेस एक जगह के ऊपर उठा लें, चाहे DROs के हवाले से या फॉर्म 47 के हवाले से। फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट थे अभी भी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुए। 14 दिन का टाइम है कि 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपलोड करना। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि जितनी बाकी जमातें उनके पास भी फॉर्म 45 वही हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास हैं, जो PMLN के पास हैं। अगर वो कहते हैं कि 10 हल्के मंसूर साहब के प्रोग्राम के अंदर लेकर आ जाएं और हम भी लेकर आ जाते हैं, अगर ये जीतते हैं तो ठीक है, हम कहते हैं कि 2/3 से आप हो गए। एक मिनट नईम साहब, वहां पर आपके प्रोग्राम में अगर झूठे पड़ते हैं तो नईम साहब आप कह रहे हैं कि कोई भी 10 हल्के
कोई भी 10 हल्के अज़मा साहिबा अगर चुने, आप उसके फॉर्म 45 ले आए तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये मैं सही समझा आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अज़मा साहिबा चैलेंज एक्सेप्टेड। मुझे बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। अगर तो मीडिया ने फैसला करना है तो बिल्कुल मैं भी ये कर लेती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फैसला मीडिया पे होना नहीं है। ये कोई बैठ के तय, मुझे बात करने दीजिए, ये बैठ कर तय नहीं किया जा सकता। मंसूर साहब, आप बैठ के तय नहीं कर सकते कि ये जिब्रान इलियास के बने हुए घर में जो है वो ये तो गए थे ना बैलेट पेपर ढूंढने, एक जो आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन फॉर्म 45 जो है वो तो शायद मिल जाते हैं उर्दू बाजार से। और वो अब ये इन्होंने, इनसे पूछिए इन्होंने कितने लोगों के फॉर्म 45 अब तक अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैंने एक मेजर ताहिर सादिक साहब का मैंने हल्का क्लिक करके मैंने उसको खोल के देखा है, और यकीन मानिए उसके ऊपर मेजॉरिटी फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसके ऊपर ना कोई थंब इंप्रेशन है, ना सिग्नेचर है, और ना आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे इसका जवाब लेने दे। अब अगर इनकम्प्लीट फॉर्म 45 को अगर ये समझते हैं कि इसको मान लिया जाए तो इनकी तो हर बात खेलन को मांगे चांद है ना, उनकी तो हर बात। नईम साहब ये जवाब दीजिए, आपके पास क्या ऐसे फॉर्म 45 है जिसपे ना सिग्नेचर है ना स्टैंप है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर आपके ऊपर इसके ऊपर जवाब देता हूँ। मेरे अपने हलके के अंदर भी ऐसे फॉर्म 45 हैं जिसके ऊपर सिग्नेचर जो हैं वो नहीं हुए, ऐसे हैं जिनके ऊपर पोलिंग स्टेशन का जिक्र नहीं हुआ, ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं है, क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए। कभी किसी जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास गए, उनके पास हुए हैं, कभी किसी की और के पास गए। फिर वो तो कोरा कागज हुआ ना। सारी फैब्रिकेशन इन्होंने खुद की है, सुन लें, ये बात सारा इन्होंने खुद किया है। जो सारा अमला लगाया हुआ था सारा इनकी मर्जी का लगा हुआ था, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था, इसलिए ये इंतजामिया से आरओज और डीआरओज लिए गए थे। मैं ये कहता हूँ जो इनके पास फॉर्म 45 हैं वो आप लेकर आ जाएं, हम भी लेकर आ जाते हैं। ये अपने फॉर्म 45 क्यों नहीं अपलोड करते? यार नईम साहब मेरी बात सुने, नईम साहब मेरी बात सुने, नईम साहब मेरी बात तो सुने, एक मिनट में बात सुने, नईम साहब मेरी बात सुने, नईम साहब मेरी बात तो सुने। ओरिजिनल अगर है इलेक्शन कमीशन के पास, यार नईम साहब मेरी बात सुने, अपलोड कर देना ओरिजिनल, क्यों नहीं? नईम साहब मेरी बात, ये आप गलत गली में जा रहे हैं। अगर ये इतने तगड़े हैं ना कि इन्होंने आपको वो फॉर्म 45 नहीं दिए, तो आप यकीन करें ये इतने भी तगड़े होंगे कि इनके पास वो वाले सही वाले फॉर्म 45 भी होंगे जिसपे नंबर शंबर सारे सेट होंगे। मत जाए इस गली के अंदर। नहीं, मैं गली के अंदर बिल्कुल जाऊंगा। मैं कहता हूं कि ये इस हलके से, किसी हलके से, मरियम नवाज साहब अपने हलके से जो खुद हार गई हैं, वो फॉर्म 45 सारे लेकर वेबसाइट के ऊपर डाल दें। इन्होंने सारी फैब्रिकेशन करके फॉर्म 47 के अंदर सारी धांधली करके इन्होंने हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा। 1-1 लाख से यार, अच्छा चले मैं मुनीब साहब से राय लेता हूं। 1-1 लाख से हारे हुए उम्मीदवारों के इन्होंने जेली तौर पर चेंज करके जो आरोप इनके साथ मिले हुए थे इन्होंने सारे। मुनीब साहब फॉर्म 47 फॉर्म 45 भाईजान ये कितने साल अब चलेगा हमारे साथ? इसी हुकूमत के साथ साथ ही चलेगा 45 47 45 47? बात यह है मंसूर साहब, जब तक हमारे मुल्क के आइन में आर्टिकल 225 मौजूद है तो वो तो बड़ी क्लियर बात करता है कि जो इंतखाबी ओज़ादारी है उसको हल करने का तरीका बड़ा साफ है। वो यही है कि इलेक्शन कमीशन जाए, ट्रिब्यूनल जाए, ट्रिब्यूनल नहीं का फैसला नहीं मंजूर तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। मसला यह है कि अगर इस चीज के ऊपर हम मेरा बहुत एहतराम है हमारे भाई पिंडोता साहब से भी, उनका आर्गुमेंट या उनकी ग्रीवेंस अपनी जगह ठीक होगी उनके मुताबिक, लेकिन मसला ये है कि कुछ चीजें बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं। मैं इसमें तो सिर्फ यही कहूंगा कि क्या जो मामला है ये रिजर्व सीटों वाला, क्या उन्होंने वेल इन टाइम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लिस्टें दी गई? द आंसर इज नो। क्या साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से जो लेटर लिखा गया वो एग्जिस्ट नहीं करता? ऑल्दो मैं वो खवातीन की रिजर्व नशिस्तों के हवाले से था, मैं दोबारा कहूंगा कि उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर फैक्ट लिखा और सच लिखा कि उनकी जमात के निशान से तो किसी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अब इशू क्या है? बात यह है कि मैं जब बात करता हूं जिससे एतराज है मेरी बहन अज़मा बुखारी साहबा को के लीनियंट व्यू का, वो मैं एक और पर्सपेक्टिव से लेता हूं। चले उनको आज ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन किसी स्टेज पर जाके सबको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बल्ले का मामला हो, ये रिजर्व सीटों का मामला हो, इनकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होती हैं इन फैसलों की, और जहां पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो वहां अदालतें पूरी दुनिया के अंदर बड़ी केयरफुली। मुनीब साहब मेरी एक बात सुनिए, मैं ना 21 अक्टूबर से जब से मियां साहब वापस आए हैं वो तकरीबन 5 दफा अपनी तकरीर में ना एक वाकये का जिक्र कर चुके हैं बार बार, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दिस ताकि आपको जरा आइडिया हो कि इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा बड़ी गलती हुई हमने 2013 से 2018 में ना इनको खैबर पख्तूनख्वा में हमने जो है हुकूमत बनाने दी, नहीं बनाने देनी चाहिए थी।
हमें मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके जो है वो हमें ये टेक ओवर करना चाहिए था। सो ये जज्बात इस वक्त चल रहे हैं। अब जब ये जज्बात चल रहे हों, आपकी बातें सुनने में बड़ी मीठी, बातें करने में बहुत मीठी, लेकिन मेरे भाई ये जिस किस्म के ख्यालात और जिस किस्म की जहन साजी इस वक्त चल रही है, ये 1 इंच भी स्पेस देंगे आपके ख्याल में? देखिए, स्पेस तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा पोलराइज्ड माहौल है मंसूर साहब, लेकिन जो सैनिटी की बात है वो मुझे और आपको कतई नजर इस बात के कि वो किसी को वेदर इट सेल्स और नॉट हमें जरूर करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज हम कोई फैक्ट गलत नहीं रिपोर्ट कर रहे, तो हमें ये बातें जरूर करनी चाहिए। सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए इस मुल्क के अंदर। लड़ते झगड़ते ही तो नहीं जिंदगी गुजार देनी ना, या मुल्क तो इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि कुछ बातें जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं उसमें प्रॉब्लम था। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत मोहतरम अली जफर साहब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो जो प्रोसीडिंग्स थी वो हमारे सामने थी। कोई ऐसा नहीं था कि अली जफर साहब कोई ऐसा फैक्ट बता पाए हो जिसकी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नजर आ रहा हो कि बड़ा क्लियर वायलेशन की है और बड़ा उसके अंदर जो कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर किया है और निशान ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं दोबारा कहूंगा, अब यही रिजर्व सीट वाली बात आप देख लें, इसके अंदर भी जो ब्लैक एंड व्हाइट इशू है वो मौजूद है। या तो उसे डिनाई कर पाए, या तो उसे बता पाए कि नहीं जी हमने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस लिस्ट को माना नहीं, तो चलो लगता भी है जी कि 2 नंबरी हुई है। एक चीज जो इलेक्शन कमीशन 22 सफे है उसके अंदर यार मुनीब भाई, लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं असी जो मर्जी कर लेते, ये फैसला हमारे खिलाफ ही आना था, हम चाहे जो मर्जी कर लेते, फैसला हमारे हक में नहीं आना था। देखिए मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक चीज होती है जो शायद थोड़ी सी तल्ख लगे, वो होता है, उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डिसअपॉइंटेड लूजर सिंड्रोम। कि जो लूजर सिंड्रोम होता है ना, ये बड़ी गंदी चीज होती है कि अगर आप किसी जगह पर हार जाए ना, जैसे मैं और मंसूर अली खान दौड़ लगाए तो आप आगे निकल जाए, वो कहें यार मेरे तो जॉगरी ना भाई, मैं हमेशा आपसे हारूंगा। ठीक है, मैं हमेशा आपसे हारूंगा, आप ज्यादा फिट हैं। तो ठीक है, तो बात यह ना कि वो मैं कहूंगा जी मेरे तो जॉगर नहीं ठीक थे, मेरा तस्मा खुल गया था तो मैं तो हार गया, तो वो जीत गए। और देखिए मेरे साथ तो रेफरी ने भी 2 नंबरी की। अब मसला ये है कि चलें इसको हम इसकी पॉलिटिक्स में ले आते हैं। रेफरी के साथ अब मैं खुली बात करूंगा, पंगा किसने लिया है? मैंने और आपने तो लिया नहीं। अब जिन्होंने लिया है, फिर अब वो अगर आप वो कहते हैं ना, आप वो ऊँटों से यारी लगाए तो फिर दरवाजे भी इतने ऊंचे रखे। आपने फिर अगर आपने आपने अगर फटा डाल लिया है तो फिर ठीक है, फिर वो कहते हैं संग आमद बजानंग आमद जो भी होता है। बट ठीक है अज़मा साहिबा, रेफरी तो आपके साथ है, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ नहीं थे। जब वजीर आजम ने अपना हलफ उठाया, बड़ा कमी महसूस हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं इनको, ये फॉर्म 45 वाले वजीर आजम नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले वजीर आजम है। आपको नहीं कभी मिस नहीं किया आपने अली अमीन गंडापुर को? तौबा करें, अल्लाह ना करे ये दिन हम पे आए। दूसरी बात, पहले तो ये है कि मैं पंजोता साहब की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने 45 और 47 वाला मामला तो हल कर दिया है कि फॉर्म 45 कंप्लीट नहीं है, ना उसके ऊपर सिग्नेचर है, ना उनके ऊपर आईडी कार्ड है, ना थंब इंप्रेशन है, लेकिन फॉर्म 45 है, उनको मान लें तो वो फॉर्म 45 तो फिर रद्दी की टोकरी में ही जाएंगे। अब ये उसको लेके फिरते रहे जितना मर्जी। दूसरी बात, पंजोता साहब ने कही कि बैन लगा हुआ है। कमाल है, किस पे बैन लगा हुआ है? सारा दिन लाइव कट होते हैं। और अगर ये वाकई इलेक्शन जो है वो मैनेज करना होता, फिर अली अमीन गंडापुर जीत पाता, फिर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ पाती, फिर ये जताज गुल जीत पाती। ये मतलब कमाल की बात यह है कि, और ये आपने इप्सॉस की नई रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 75% जो है वो धांधली की शिकायत केपी से आई हैं, पंजाब से नहीं आई हैं। और हमारे बड़े बड़े लीडराने कराम जो हैं वो इस इलेक्शन में हार गए हैं, हमने उसको ग्रेस से एक्सेप्ट किया है। और मेरी लीडरशिप ने जो है वो कहा कि बिल्कुल यहाँ हम हार गए हैं जी, ठीक है, इट्स ओके। वो आप देख ही रहे ना, साद रफीक साहब के मुकाबले में जो जीते हैं वो असेंबली में बैठ के सो रहे होते हैं, उन्होंने मुंह खोला होता है, वो सो रहे होते हैं। ये होता है। इसकी वजह ये है कि आप लोगों को आखिर में रिजल्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नजर आ रहे थे। अगर वो नजर ना आते, अगर आपको ऑपोजिशन में बैठना पड़ता, फिर हम भी देखते आप इस रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट करते, जिस तरह आप लोगों ने 2018 का नहीं किया था। नहीं मंसूर साहब, हम बैठे थे ना। और आपको याद होना चाहिए कि ये मिसाके मेशत पहली दफा नहीं कही है शहबाज साहब ने। जब वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर आते थे ना असेंबली के अंदर, तब भी आकर उन्होंने मिसाके मेशत की बात की थी। कोविड के वक्त भी वो साथ बैठे थे, अभिनंदन के इशू के ऊपर भी वो साथ बैठे थे। वो तकब्बुर का मारा हुआ आदमी, वो कहता था, मैं आपको पता है कि जो शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, उनका नाम नहीं लिखता था ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इनसे जो है वो। आज मतलब कमाल बात यह है कि आज अपने पे आई है तो फिर वो अब पैर जल रहे हैं, ऐसे होता नहीं है।
और ये जो बयान कोई भी नहीं है, गौर साहब सारा सारा दिन खताब फरमा रहे होते हैं, उमर अयूब साहब जो पुट्ठी सीधी उनके दिल में आता बोलते हैं, अफजल मरवत भी आए हुए, नहीं सेंसर तो हुई है अज़मा साहब, ये तो ना अली अमीन गंडापुर जैसा बड़ा इश्तिहारी, अली अमीन गंडापुर जैसा बड़ा इश्तिहारी 9 मई के इश्तिहारी इस वक्त दंदना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। सेंसर तो हुई है, ये तो मत कहेंगे स्पीचेस सेंसर नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, वो उमर अयूब साहब की पूरी स्पीच जो है वो हमने नहीं सुनी है नेशनल असेंबली के अंदर। हाँ। नहीं सुनी आपने भी। एक वक्त कट हुआ और कट होने के बाद दोबारा लाइव वो नहीं आए, मैंने पूरी तकरीर सुनी है उनकी। कौन कहता है वो लाइव नहीं थे? अच्छा। और ये भी याद रखिए, इनसे पूछे मियां शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा लाइव आए थे 2018 से 22 तक? ठीक है, बताएगा मुझे? नईम साहब लाइव आए वो? नहीं, या उनकी तकरीर की इजाजत कितनी दफा थी? मरियम नवाज का नाम लेना बैन था, टिक्कर नहीं चल सकते थे, ये तो लाइव खताब करते हैं सारे बैठ के। नईम पंचोता साहब इश्तिहारी जो है वो दंदना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, नईम साहब चढ़ा रहे हैं। नईम साहब वो देखें, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो एतराजात थे, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा था कि जी हम नहीं मिलेंगे, हम वजीर आजम से नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, लेकिन इमरान खान साहब ही नहीं मिलते थे। सर चेंज करें इस एटीट्यूड को, इस तरह तो कहानी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। देखिए बात यह है कि पहली बात इन्होंने की जी कि फॉर्म 45 जो है ये खुद मान गए। बिल्कुल मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मेरे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिस तरह से इन्होंने धांधली की है, रिकॉर्ड हमारे पास है, और वहाँ पर हमारे एजेंट्स को खड़ा नहीं होने दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और कई ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर ही नहीं है। ये इन इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने जो दावत इस्लामी दूसरे तीसरे उनको दिए हैं। अब मामला क्या है? फॉर्म 45 की बात करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि कोई एक इनके लीडर का बयान बता दें, ये कह दें कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन आज तक तुमने अपलोड क्यों नहीं किया। एक बंदे को कोई बयान दिखा दें जिसने ये कहा हो कि कानूनी तौर पर 14 दिन के अंदर इलेक्शन। अच्छा नईम साहब, आप लोगों ने कितने किए अपलोड? वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर। सर आप लोगों ने कितने किए? एग्जैक्टली मैंने पूछा था नईम साहब, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों ने कितने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए, कितने हल्कों के कर दिए? देखें किधर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। जी 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 जी, मैं रिकॉर्ड देखकर बता दूंगा। मैंने तो रिकॉर्ड नहीं देखा कि हमने कितने किए अपलोड। हमारी तो ऑनलाइन अगर हल्कों के हुए हैं तो वो मौजूद होंगे। अच्छा ठीक। किसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन के अंदर अपलोड करने थे, कोई ये बोला है? हाँ। आपने बात की ना, मैंने कहा कि मैं तो चैलेंज कबूल करता हूँ, 10 हल्कों के लेकर आते हैं। हाँ। इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं सोशल मीडिया के ऊपर क्यों लेकर आऊं? भाई आप अवाम को बताएं, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। 5 साल के बाद एक टाइम आता है जब वोट जो है वो वोटर एक कास्ट करता है और अपनी मर्जी से मुंतखब करता है नुमाइंदे को। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, आपने जिस तरह वोट की तजलील की है, जमहूरियत का पूरी दुनिया में मजाक बना है कि आप जो जीते हुए लोग हैं उनको हराया गया है। अपने आपके जो लीडरान हैं उनमें से कोई एक बता दें कि जो मेरिट के ऊपर जीता हो। सारे हारे हुए हैं और धांधली के जरिए हमारे रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किए। फॉर्म 45 है क्या? वो बेसिकली रिजल्ट है जिसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। जो तमाम जमातें हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के ये जो फायदे लेने वाले घुसपैठिए बैठे हुए हैं, इनके अलावा सारे कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जीते हुए हैं। ओके, मैं एक ब्रेक, वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं, क्या उनके पास भी? मैं सर एक ब्रेक मैंने लेनी है तो ले आए ना। मैंने और जो इश्तिहारी की बात करें, सबसे बड़ा इश्तिहारी जो था जिसको प्रोटोकॉल दिए गए हैं वो नवाज शरीफ था, जो सजा याफ्ता था, जो 4 साल बाहर बैठा रहा, और उसका भाई वजीर आजम जो उस इश्तिहारी को मिलने चाहता था। उस इश्तिहारी के ऊपर ना उसके ऊपर ना इसके ऊपर कोई मुकदमा आपने देखा। जिस तरह प्रोटोकॉल देकर तजलील की गई इस आवाम की कि उसका हेलीकॉप्टर भी सारे दिन पूरी दुनिया देखती रही, मीडिया के ऊपर दिखाते रहे, और जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसको लोग लाइक करते हैं, जिसके पीछे कौम खड़ी है, उसकी तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी है आज भी। ओके, मैं एक मैं ब्रेक लेनी है सर, मैं ब्रेक नहीं भाई, मैंने एक ब्रेक लेनी है सर, एक नाज़रीन ब्रेक लेनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब ये सूरत हाल बन गई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो आगे अभी सदारती इलेक्शन सामने खड़ा है, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन सामने खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब ये डिमांड कर रही है कि इन इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ वो अपील में जाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन क्या वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगे? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले ही जनरल इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एतराज़ात हैं, और अब उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी ये जो फैसला आया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है कि सदारती इलेक्शन
और सेनेट के इलेक्शंस भी मुलतवी कर दिए जाएं। मुनीब साहब, हम ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, अब अगर ये इलेक्शंस भी हो गए और इसी सेटअप के साथ हो गए तो क्या वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? मंसूर साहब, कंट्रोवर्शियल तो खैर हमारे मुल्क में ये इंतखाबात पहले ही हो चुके थे और उससे पहले ही सिलसिला ये बड़ा क्लियर था, सबको पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम ये कहें कि कंट्रोवर्शियल नहीं थे तो देखिए, कई दफा होता है ना, बेसिकली जो रियासत की जो टेक्स्ट बुक है या एस्टेब्लिशमेंट की हमारी टेक्स्ट बुक है वो एक ही है। अब उसमें या वो जिसे कहते हैं वो दवाई की जो दवाई का जो नुस्खा है वो एक ही है। अब कई दफा उसमें डोज हाई पोटेंसी की चली जाती है, कई दफा थोड़ी मिनिमल पोटेंसी की होती है, तो वो बेसिकली तो एक सब कुछ ही है। 2018 के अंदर आप देखें वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना कि उधर उस वक्त ये नहीं हुआ था, इस दफा ये हुआ, तो फिर बहुत सारी चीजों का कंपैरिजन हो जाता है। अब इशू सिर्फ ये है कि 2018 से पहले मकसूद था कि मियां नवाज शरीफ को सजा देनी है, उनकी बेटी को सजा देनी है, जेल में फेंकना है, A1 हो गया जी, हो गया जिस तरह भी हुआ, लेकिन उसके पीछे वो बेनिफिशरी कौन बना, यारी बात है इमरान खान साहब बने। अब इमरान खान साहब को जो भी इनके केसेस बने, फिर 3 सजाएं जिस तरह हुई वो भी हमें पता लगा, और मैं सिर्फ इसलिए कहूंगा कि वो ट्रायल जिस तरीके से कंडक्ट किए गए वो तो अगर कोई कानूनी तौर पर उनको देखेगा तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार इतनी क्या उजलत थी भाई, यहीं पर था सब कुछ, क्या होने जा रहा था, क्या फर्क पड़ना था, इमरान खान तो वैसे ही जेल में थे। लेकिन वो जो किया गया वो भी जारी बात है एक डिजाइन या उसके पीछे नजर आता है। बट इशू सिर्फ ये है कि ये हमारे मुल्क में या हम दायरों के अंदर ही सफर कर रहे हैं। अगर 2018 में मेरा और आपका जो आर्ग्यूमेंट था या हमारा तज्जिया था वो इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था, हमने वो देखा 2018 में जो कुछ हुआ, और 2018 के इंतखाबात से पहले पता था कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की जमात को हुकूमत किसी भी तरह से नहीं लेने दी जाएगी। इसी तरह 2024 के इंतखाबात से पहले हमें इस बात का अंदाजा था कि नो मैटर कितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब या उनकी जमात की है, वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और लेकिन फर्क क्या था, उधर एक सिलसिला शुरू हुआ 2014 के धरने, फिर 2016 में, फिर वो इस्लामाबाद लॉकडाउन, फिर वो डॉन लीक्स और सब कुछ, वो एक उसकी एक्सटेंट अपनी थी। यहाँ जो इशू था वो ये शुरू हुआ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, फिर उससे पहले के बर्थडे, फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एंड देन 9th मई। तो ऑब्वियसली फिर उसने चीजों को बहुत ज्यादा एक्सेसिबेट कर दिया, खराब कर दिया। तो फिर जो जैसा बीमारी थी फिर बताया जाता है कि उसकी दवाई भी उतनी सख्त दी गई। अब जब दवाई दी गई तो फिर उसके असरात भी होने थे। अब जो कुछ है वो हमारे सामने है। अज़मा बुखारी साहिबा, इस दवाई का कोई हल निकालें, दवाई तब्दील करें, वरना ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा। आज कौमी असम्बली के मनाजिर आपने देखे, एक दूसरे को चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह तो हाउस चलता नहीं है। अगर ये सूरत हाल रही तो फिर आगे सेनेट भी यही होगा। आगे आसिफ अली जरदारी साहब अगर सदर इलेक्ट हो गए तब एक और कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। इस कॉन्ट्रोवर्सी का आप लोग किस तरह सामना करेंगे? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। और आज पंचोता साहब ने 2 दफा जो माशाल्लाह बता दिया है कि फॉर्म 45 उनके पास जो है वो है ही नहीं लीगली एक्सेप्टेड, तो कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है। ये थोड़ी है कि मतलब हमारा दिल नहीं चाह रहा फलाना इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दें, हमारा दिल नहीं चाह रहा फलाना इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दें, ऐसे होता नहीं ना। इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो रियासत पाकिस्तान चलेगी। जो अजल के झूठे हैं, जिन्होंने हमेशा फितना फसाद करने की जिनकी आदत है, जो यूटर्न मास्टर हैं, वो याद है ना आपको, वो कंटेनर पर चढ़ गए थे मौसूफ 35 पंक्चर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर, बाद में जब पूछा गया तो कहा मुझे नहीं पता, मेरे तो कान में किसी ने कहा था, मैंने कह दिया। ये तो आलम है। इनको फितना फसाद डालने की पुरानी आदत है। ये अपना काम करते रहे। हम उस वक्त भी काम कर रहे थे, कौम को मुश्किलात से निकाल रहे थे। जो मैंने कहा, अब मेरी पता नहीं मेरी लाइन गई नहीं पिछली दफा, कि लतीफ खोसा साहब जो है वहां पे सोए हुए पाए जाते हैं। वो साद रफीक था जो रेलवे को चला भी रहा था, जो मेहनत भी कर रहा था, सुबह से शाम उसने अपनी हड्डियां घसा दी इस मुल्क की रेलवे को चलाने के लिए। वो वहां पे सो रहे होते हैं मुंह खोल के। तो फिर ये फर्क है। ठीक है, जो जिसको बेहतर लगा उसने अपने लिए उसका जो है इंतखाब किया। दूसरी बात आखिरी ये है कि अल्लाह की शान ये है कि पंचोता साहब बाद में आए हैं ना, तो उनको पता नहीं है। पंचोता साहब अपने वजीर आजम की जो इमरान खान था ना, उसके दौर के जरा वज़रा के बयान निकाल लीजिए, शेख रशीद हो, गुलाम सरवर हो, ब्रिगेडियर एजाज हो, सबसे कि जी नवाज शरीफ को जो है ना वो सजा मिली है लड़ाई करने की। नवाज शरीफ जो है अगर उसको रोका ना जाता वो फिर से वजीर आजम बन जाता। और नवाज शरीफ के ऊपर किसी 9 मई का मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर जलाओ घराओ का मुकदमा नहीं था। उसके ऊपर जो मुकदमे थे वो तारीख ने भी साबित किया, अदालतों में भी जाके साबित हुए। वो भी गवाहियां मौजूद है कि किस तरह जाके कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए और
और फोर्स जो है वो हमने फैसले लेने हैं। तो ये पंचोता साहब जो मर्जी कहते रहे, अपने इश्तिहारियों को बराए मेहरबानी जस्टिफाई ना करें, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा सवाल रियासत पाकिस्तान से जरूर है कि जो सारे इश्तिहारी आजकल दंदनाते फिर रहे हैं और ये हमें कानून पे लेक्चर देते हैं, ये हमें आईने पाकिस्तान पढ़ाते हैं, क्या इनका वाला आईने पाकिस्तान हमें पढ़ना है? इनके वाला कानून पढ़ना है? फिर उसके बाद छुट्टी है जी। अगर इनको छुट्टी है, अगर ये इतना ही मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो उन्होंने 9 मई को किया है, फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को छुट्टी होगी फिर ये करने के लिए। नईम साहब, कोई कहीं भी चाट दौड़े। ठीक है नईम साहब, ये वैसे ये जो आज मैं चाहूंगा आप इस पर जरा कमेंट करें, ये अली अमीन गंडापुर साहब को आज वजीर आजम के ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाना चाहिए था। तमाम दीगर वज़रा आला वहां पे मौजूद थे। आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर नहीं हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। आपको वो अपना जो फर्ज है या आपकी जो हाजिरी है वो तो लगानी चाहिए थी वहां पे। देखिए बात ये है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर उनका बयान आपने देखा होगा और हम भी यही बात चला रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि मुझको MPA बनाओ उसको MNA बनाओ। मसला ये है कि अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने मुंतखब किया है। जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, अवाम के वोट उसकी उनकी अमानत है, उनकी अमानत के ऊपर कोई डाका डालेगा तो वो जो शख्स है जिसको वोट पड़ा है वो कैसे खामोश होगा? और कोई भी खुददार शख्स नहीं बैठ सकता। अब वहां पर अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जीत कर शहबाज शरीफ साहब हलफ बर्दारी की तकरीब में खड़े होते तो वज़ीर आला साहब जरूर जाते और उनका उनके ऊपर फर्ज था। लेकिन अब अगर आप जेली मैंडेट के जरिए असेंबली के अंदर खड़े होंगे तो उस फ्लोर के ऊपर तो अगर कोई गैरतमंद इंसान हो तो उसका कोई हक नहीं बनता। नईम साहब एक बात बताइए, देखें कि अवाम नफरत करती है। नईम साहब एक बात बताइए, नवाज शरीफ साहब को दिखा कर लाए। जी जी नईम साहब, अगर 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स को मुस्लिम लीग नून भी नहीं मानती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं मानती, तो फिर इसका मतलब है कि इनको भी इमरान खान साहब का और आपकी जमात का टोटल बाइकआउट कर देना चाहिए था। किसी ब्रीफिंग में, किसी मीटिंग में, कहीं पे भी शिरकत नहीं करनी चाहिए थी कि जाओ हम तुम्हें वजीर आज़म ही नहीं मानते। देखिए बात यह है, अगर इनको कोई था कि फॉर एग्जांपल जी फलाने हल्के के अंदर धांधली हुई है या फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा उम्मीदवार जो है वो जीता है, फॉर्म 47 में हरा दिया गया है, तो वो रिकॉर्ड के ऊपर दिखाएं। और इनको इनके पास पूरा राइट था, ये कहते ये हल्का दोबारा खुलवा लें। इमरान खान ने आज भी देखें कि जाकर जब फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ अली अमीन गंडापुर तो उसने कहा कि कोई हल्का दिखा दें जो आप चाहते हो कि ये हल्का खुलवाएं, तो हम तो खुलवाने के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, क्यों ये नहीं आते? ये कहते हैं हमने मीडिया से बात नहीं करनी, हमने अवाम से बात नहीं करनी, हम इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएं, इलेक्शन कमीशन के अंदर डेटें पड़ती रहेंगी, 4 साल गुजर जाएंगे, वहां पर जो है वो ट्राइब्यूनल जो है वो तश्कील नहीं दिया जाएगा और ये अपनी मर्जी मनमानियां करके अपने केसेस जो है मजीद खत्म करवा के अपने बैंक दौलत माल बनाकर और फिर लंदन का टिकट करवाएंगे। ये तो कोई तरीका कार नहीं। अवाम नहीं समझती, अवाम जानती और अवाम ने फैसला सुनाया, दिखा के लाया गया था। नवाज शरीफ कौम की आखिरी उम्मीद है। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब अज़मा साहिबा का आखिरी कमेंट ले लीजिए। गो अहेड अज़मा साहिबा, गो अहेड। का मुजाहरा करना चाहिए था कि अब ये देखिए ये जो फॉर्म 45 जिसके अंदर अल्टीमेटली इन्होंने रमजान में पकौड़े और समोसे खाने हैं, ये उसका वो ज्यादा बेहतर इस्तेमाल है वो कर लें, क्योंकि ये खुद कानूनी तौर पर ये फॉर्म 45 है ही नहीं। अब उसके ऊपर जितना मर्जी डॉलर डालना वो याद होगा कि मैं याद करा देती हूँ, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी असम्बली खत्म होने तक स्टे के ऊपर से। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहबा, नईम हैदर पंचोता साहब, मुनीफ फारूक साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मफामत नहीं हो सकी, हमारे प्रोग्राम में तो नहीं हो सकी, दुआ कीजिए कि असेंबली के अंदर हो जाए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।